Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the diabetes mellitus. This is the part of endocrine system. ठीक है. अब एंडोक्राइन सिस्टम की कोई डिफॉल्टी होती है उसमें अपन स्टडी करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस. अब देखो जनरल इंट्रोडक्शन डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर क्या अपन शुगर के लेवल को असेस करते हैं, उनमें कोई अबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस अकर होता है. अब देखो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 70 से 110 mg/dl होता है. और फास्टिंग जब अपन शुगर देखते हैं 70 से 90 mg/dl होता है. और पास्ट रैंडम शुगर देखते हैं तो 90 to 110 mg/dl होता है. ठीक है, ये तो है नॉर्मल वैल्यू. ठीक है. अब देखो हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटिस. जब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है जब ग्लूकोज लेवल है बॉडी के अंदर वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरग्लाइसीमिया. डायबिटीज मेलाइटिस में देखो 150 से 250 mg/dl होता है, जबकि डायबिटीज कोमा में अब वो 250 चला जाता है तब बोलते हैं डायबिटिक कोमा. अब देखो हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज का लेवल कम होता है. इसमें क्या होता है, इंसुलिन कोमा के अंदर क्या होता है, बिलो 50 mg/. अब देखो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, इंसुलिन कोमा है होती है जिसमें बिलो लेवल होता है 50 mg/dl से. अब देखो डेफिनेशन. It is a group of metabolic disorder characterized by the hyperglycemia, increased blood sugar, blood glucose level is 150 to 250 mg/dl, which is resulting from both condition is decreased secretion of less action of insulin. मतलब ये क्या है, ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, ठीक है, तो अपन पाचन की जो क्रिया उसका एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है ब्लड शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, 150 से 250 होता है जो कि रिजल्ट होता है बहुत कंडीशन डिक्रीज सिक्रेशन और लेस कि इंसुलिन का सिक्रेशन या तो कम होगा या डिक्रीज होगा सिक्रेशन या इंसुलिन की एक्शन कम होगी, तो जिसकी वजह से क्या है हाइपोग्लाइसीमिया. अगर इंसुलिन की प्रॉपर वर्क करता है तो ग्लूकोज के लेवल को वो बढ़ने नहीं देता. नेक्स्ट है टाइप्स. अब देखो टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. डायबिटीज को कितने भागों में क्लासिफाइड किया, 4 भागों में. अब देखो IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जो इंसुलिन पे डिपेंड रहने वाला डायबिटीज, ए कंडीशन इन विच पेनकेटिक बीटा सेल आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोइम्यून रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन. अब जो पेनकेटिक जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या जो किसके द्वारा, ऑटोमेन जो बॉडी की ओपन का इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा अगर जो सेल्स है उसमें डिफॉर्मिटी या डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. इसमें जब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में अपन को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है. ठीक है. अब देखो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इट इज रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज सेंसिटिव ऑफ इंसुलिन, इट इज नॉट डिपेंड इंसुलिन प्रोडक्शन. मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होता है, जो सेंसिटिव होती है इंसुलिन की एक्शन करने की वो डिक्रीज हो जाती है. और इसमें क्या होता है, डिपेंड नहीं करता इंसुलिन प्रोडक्शन के ऊपर जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो. नेक्स्ट देखो GDM गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज अक्कर होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस. इट इज रिलेटेड विद ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटल हार्मोन. जो बीटा HCG ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है उसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस अक्कर होता है जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस अक्कर होता है. अब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का कोज क्या है, तो बीटा HCG गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो कोज करता है ग्लूकोज लेवल को इंटॉलरेंस के अंदर बढ़ाने में. Next is secondary diabetes mellitus. It is also known as diabetes mellitus associated with other conditions related to the pancreatic hormone abnormalities, drugs such as corticosteroid. The secondary diabetes mellitus है उसको बोलते हैं जो किसके साथ कंडीशन में एसोसिएट होता है, पेनकेटिक हार्मोन की अबनॉर्मलिटी है कोई, उनकी बीटा सेल है अल्फा सेल उनमें अगर कोई अबनॉर्मलिटी उसकी वजह से, और कोई ड्रग्स है जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है कि उनकी वजह से अगर डायबिटीज मेलाइटिस अक्कर होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस. अब देखो कोजेज कि किस कारण से ओबेसिटी. अब ओबेसिटी में क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर फेट होता है एक्सेसिव मात्रा में. अब अगर फेट एक्सेसिव मात्रा के अंदर है अपनी बॉडी के अंदर तो फेट को जो ट्रांस फैट
का ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा और बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की जो मात्रा है ब्लड के अंदर वो इनकी जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के ज्यादा होगा, ग्लूकोज लेवल जब बीपी ज्यादा बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन है वो डायबिटीज मेलाइटिस को कॉज करेगा। फिर है फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से जेनेटिक है कोई डिजीज कंडीशन तो उसके अंदर डायबिटिक कोमा मेलाइटिस होने के चांस रहते हैं। फिर है प्रोलॉन्ग यूज, अब स्टेरॉइड ड्रग्स का प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अक्कर होती है। हेरिडिटी, जीन है अपने जो इनवांशिक गुण है, अगर उनमें कोई डिफेक्ट पाया जाता है वो भी कॉज करता है हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे कोई मदर डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटिक मदर है, तो उसके बच्चा होगा तो वो हाइपरग्लाइसीमिक हो सकता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम में क्या होता है, पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, पॉलीफेजिया मतलब ऐसे भूख लगेगी, थकान होगी, वेट लॉस होगा और वीकनेस होगी। अब देखो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, जिस वर्ड के आगे पॉली वर्ड आ रहा है जिसका मतलब ज्यादा एक्सेसिव होना, प्रोडक्शन होना यूरिन का, ठीक है, एक्सेसिव प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, ये क्या सिम्टम शो करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस को, ठीक है। अगर आप और डिजीज में भी देखे होंगे तो पॉली का मतलब है कि ज्यादा एक्सेसिव होना किसी चीज का प्रोडक्शन, ठीक है, वेट लॉस होगा, थकान होगी और वीकनेस होगी। अब पैथोफिजियोलॉजी देखो क्या होती है डायबिटीज मेलाइटिस की। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब एक कोज, रिस्क फैक्टर जो कोज करते हैं, अल्ट्रेशन प्रोडक्शन ऑफ बीटा सेल हार्मोन, तो उससे क्या होगा, जो बीटा सेल का जो हार्मोन का प्रोडक्शन है वो क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा, डिक्रीज होगा या लेस होगा, जिससे क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन एंड। अब अगर देखो बीटा सेल है वो रेगुलेट करती है इंसुलिन हार्मोन को, अब अगर बीटा सेल के अंदर डिस्ट्रॉय होगी, बीटा सेल का हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, उसकी एक्शन कम होगी, ठीक है। अब एक्शन कम होगी तो ग्लूकोज को वो कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज अगर इंसुलिन की रिएक्शन ही कम हो रही है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ग्लाइकोज न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो डिजीज टेक प्लेस। ग्लूकोज का लेवल बढ़ना है क्या कॉज करता है, डायबिटीज मेलाइटिस को, हाइपरग्लाइसीमिया अक्कर होता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। अब डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में अपन क्या डायग्नोसिस लगाते हैं कि पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि ओबेसिटी पेशेंट तो नहीं है, कहीं भी कोई वीकनेस तो नहीं है बॉडी पार्ट में, वॉसेस करेंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर ब्लड शुगर लेवल, अमाउंट, फास्टिंग शुगर, बीटा ग्लाइकोसिलेटेड टेस्ट करेंगे, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे, ग्लूकोज फंक्शन टेस्ट देंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन के अंदर की पॉलीयूरिया, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा नहीं आ रही, जैसे बेंडिक टेस्ट करते हैं अपन शुगर कासिस करने के लिए, बेंडिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट देखो डायबिटीज मेलाइटिस है उसका मैनेजमेंट ही सबसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन है एक नर्स के लिए, और इसका मैनेजमेंट करना ही अपने जगह डाइटरी रिलेटेड है या कोई मेडिसिन रिलेटेड मैनेजमेंट ही डायबिटीज मेलाइटिस की जो प्रोग्रेस है उसको डाउन कर सकता है। अब देखो फर्स्ट है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या, शुगर फ्री डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, मोनोसेक्राइड नहीं हो, ऐसी डाइट, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट वाइल्ड डाइट नहीं देंगे, शुगर फ्री डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हाई प्रोटीन, हाई मिनरल, विटामिन एंड विटामिन डाइट फॉर द पेशेंट। हाई मिनरल, हाई प्रोटीन और हाई विटामिन डाइट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, शुगर फ्री डाइट। अवॉइड फैटी डाइट, जिनमें फैटी सबस्टांस है, कोलेस्ट्रॉल सबस्टांस है, ऐसे को अवॉइड करेंगे। मेन्यू प्लानिंग, पेशेंट के लिए मेन्यू प्लान, उसको शुगर फ्री डाइट मिले इसलिए क्या खाना खाने चाहिए उसके लिए मेन्यू प्लान करेंगे डाइटिशियन से सलाह लेके। बैलेंस डाइट प्रोवाइड करेंगे, इजीली डाइजेस्ट, ऐसी डाइट जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, ठीक है, ऐसी डाइट प्रोवाइड करेंगे। फिर है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, प्रोवाइड इंसुलिन बिफोर हाफ आवर्स ऑफ मील। इंसुलिन कब प्रोवाइड करते हैं, आधे घंटे पहले खाने से, ठीक है। टेबलेट डेस्टिन, टेबलेट डेबेंस और टेबलेट डेबुटिन, ये टेबलेट अपन प्रिस्क्राइब करते हैं हाफ आवर पहले खाने से। फिर है फिजिकल एक्सरसाइज मैनेजमेंट। अब देखो फिजिकल एक्सरसाइज मैनेजमेंट में क्या है जो डायबिटीज मेलाइटिस के लिए आवश्यक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फिनोमिना रिगार्डिंग टू डायबिटीज। ये क्या एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना, एक प्रोसेस है जो कि जरूरी है। विथ मोस्टली पेशेंट इट एडवाइज फॉर जनरल एक्सरसाइज लाइक मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग फॉर हॉर्स डेली।
तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए इंकरेज किया जाता है कि आप डेली 1 आवर हाफ आवर मॉर्निंग में जॉगिंग और वॉकिंग करो, ठीक है। फिर आता है रेगुलेटरी मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग करो। इट इज रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोमीटर सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई एंड इवालुएट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब आपको क्या करना है, अगर किसी को डायबिटीज कोमा है, डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, तो रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करो, आप ग्लूकोज को मॉनिटर करो। किससे मॉनिटर करोगे? ग्लूकोमीटर आता है जिसके अंदर एक चिप लगी हुई, आप आपके फिंगर ऐसे पिन प्रिक करके आप ब्लड लोगे और ब्लड को स्ट्रिप पे डालोगे और ग्लूकोमीटर में लगाओगे, तो वो आपके शुगर लेवल को असेस करके बता देगा कितना शुगर है, ग्लूकोज लेवल है वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इससे क्या आपको अगर कोई अबनॉर्मली सीन होगी तो आप डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन फॉलोअप केयर ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। अब देखो हेल्थ एजुकेशन क्यों जरूरी है। इट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर डायबिटीज मेलाइटिस दैट यू शुड रिमेंबर थ्रू गिवन हेल्थ एजुकेशन। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए हेल्थ एजुकेशन है देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रिमेंबर एज थ्रू गिवन हेल्थ एजुकेशन द्वारा मेंबर को दिया जाता है। रिगार्डिंग प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और प्रोग्रेस। हेल्थ एजुकेशन किस पे बेस होता है? प्रिवेंशन, बचाने के लिए, बचाव के लिए। प्रिकॉशन, किसको आपको कुछ बचाव के लिए सलाह दी जाती है, वो होते हैं प्रिकॉशन। और प्रोग्रेस, डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस ना हो इसके लिए। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज विद प्रॉपर मेडिकेशन, न्यूट्रिशन एंड लेवल ऑफ एक्सरसाइज। और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, उनसे प्रिकॉशन के लिए हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। और प्रॉपर मेडिकेशन, न्यूट्रिशन एंड लेवल ऑफ एक्सरसाइज मेंटेन करने के लिए आपको क्या देना है? हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। पहले क्या था कि न्यूट्रिशनल डाइट देनी है, मॉनिटर, रेगुलर मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल, हेल्थ एजुकेशन को मॉनिटर करना। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब देखो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा। फर्स्ट अपन देखते हैं कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन से रिलेटेड है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डिहाइड्रेशन रिलेटेड टू पॉलीयूरिया। अब डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पॉलीयूरिया क्योंकि यूरिन के थ्रू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन कॉज करेगा। फिर है मैच्योरेशन रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन डिजीज। अब डिजीज है वेट लॉस हो रहा है तो माल न्यूट्रिशन को कॉज करेगा पेशेंट। फिर है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा डिजीज, क्योंकि देखो हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस हो रहा है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। फिर है अल्टर्ड एक्टिविटी लेवल, आपकी एक्टिविटी लेवल की वीकनेस आएगी, थकान रहोगे तो आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए डिजीज कंडीशन। फिर है नॉलेज डेफिशिएंसी रिलेटेड। अब डायबिटीज मेलाइटिस से अगर पेशेंट को नॉलेज नहीं है तो वो एंजाइटी फील करेगा, तो वो नॉलेज डेफिशिएंट कहलाएगा। अब अपन पढ़ते हैं डायबिटिक कोमा डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज ए डिजीज स्टेट इन विच गोड द कोमा कंडीशन ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और अबव द 250 mg/dl। अब मतलब डायबिटिक कोमा क्या था, इसको डिफाइन किया जाता है, एक डिजीज स्टेट है जिसमें क्या होता है, कोमा कंडीशन आ जाती है, पेशेंट कोमा में चला जाता है बिकॉज ऑफ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 250 mg/dl से ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए पेशेंट कोमा के अंदर, तो इसको बोलते हैं डायबिटीज कोमा। अब कॉज एंड रिस्क फैक्टर। अब कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर क्या है? द अंडरलाइंग कंडीशन आर में बी इंक्रीज द चांस ऑफ डायबिटिक कोमा। ऐसी कोई अंडरलाइंग कंडीशन है वो कॉज कर सकती है चांसेस ऑफ डायबिटिक कोमा। अनडायग्नोसिस कंडीशन ऑफ डायबिटीज। अब एक मान लो डायबिटीज मेलाइटिस किसी पेशेंट को हो गया, उसका डायग्नोसिस नहीं हुआ, पेशेंट को पता ही नहीं चला मुझे डायबिटीज मेलाइटिस है, तो उसकी वजह से अगर वो ग्लूकोज का लेवल है बढ़ता जा रहा है तो वो कॉज कर सकता है डायबिटिक कोमा को। इफ डायग्नोसिस देन इंसुलिन नॉट टेकन। अब मान लो डायग्नोसिस पर आप इंसुलिन नहीं ले रहे, इंसुलिन थेरेपी नहीं ले रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डायबिटिक कोमा अक्कर हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं लोगे तो वो इंसुलिन एक्टिव नहीं है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो सके है, तो वो आपको डायबिटिक कोमा को कॉज करेगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा ब्लड के अंदर। कैलोरी इनटेक इन हायर देन इंसुलिन। अब आप इंसुलिन ले रहे हो बट कैलोरी ले रहे हो, आप इनटेक खाना खा रहे हो, उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो वो भी हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटिक कोमा को कॉज करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस, फियर एंड, कोई स्ट्रेस है, फियर, एंजाइटी, ये भी कॉज करते हैं। अल्टर ट्रीटमेंट। अब डायबिटीज मेलाइटिस का ट्रीटमेंट अल्टर हो गया, फेल हो गया, तो उसकी वजह से भी डायबिटिक कोमा अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एनी कोई भी इटियोलॉजी फैक्टर के कारण डिक्रीज अल्टर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल। अब जो
कोई भी फैक्ट बीटा सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, अल्टरेट हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगी कि ग्लूकोज को सेंसिटिव ग्लूकोज को परसीव नहीं कर पाएगा, और क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज है इसलिए डायबिटिक कोमा कॉज होगा। और ग्लूकोज अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी डाउन है वही कंडीशन होगी तो पैथोफिजियोलॉजी अपन डायबिटिक कोमा मेलाइटस में बढ़ी थी, क्योंकि ग्लूकोज अगर कन्वर्ट नहीं होगा ग्लाइकोजन में और तो ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ना ही है, अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटिक मेलाइटस कॉज करेगा। अगर डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट नहीं किया गया प्रॉपर्ली तो रेगुलर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 mg/dl, और स्ट्रेस एंड एंजाइटी अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी और कन्वर्जन ड्यू टू अल्टर्ड ग्लूकोज लेवल, कन्वर्जन आएंगे, स्ट्रेस सीजर वगैरह आएंगे और डायबिटीज को मार्कर। अब देखो पैथोलॉजी सीधे वर्डों में डिफाइन कर देता हूँ। कोई रिस्पेक्टर है, ठीक है, उसकी वजह से तो बीटा सेल है, हार्मोन है, बीटा सेल हार्मोन है, वो वर्क नहीं कर, अल्टर्ड हो गया उसका मेटाबॉलिज्म या उसका इन सिक्रेशन, जिसकी वजह से बीटा सेल सेंसिटिव नहीं है। बीटा सेल सेंसिटिव नहीं, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, अल्टर्ड होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ग्लूकोज की मात्रा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज का ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो डायबिटीज मेलाइटिस होगा। डायबिटीज मेलाइटिस को अपन प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं कर पाए तो क्या होगा, एंजाइटी का फियर होगा और रेगुलर इंक्रीजमेंट होगा और कन्वर्जन आएंगे और ये कॉज करेगा डायबिटिक कोमा को, ठीक है। पेशेंट कोमा के अंदर चलेगा जब 250 mg से ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज तो डायबिटिक कोमा के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो साइन एंड सिम्टम, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज अबाउट 250 mg/dl, मतलब 250 mg/dl से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज चला जाता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो जाएगा। पेरिस्टाल्सी नॉट टेक प्लेस प्रॉपर्ली, पेरिस्टाल्सी मूवमेंट नहीं होंगे। अबनॉर्मल अब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अल्टर्ड होगी तो अब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी क्योंकि ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव हो रहा है, डिहाइड्रेट हो गए, और हेडेक होगा, फीवर होगी, चिल्स होगी, कंपकंपी होगी, डिजीनेस होगी, थकान होगी, आई ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और कोमा डायबिटीज ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, जिसमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, डायबिटिक कोमा कंडीशन अराइज होगी। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। अब डायबिटीज कोमा का कैसे देखते हैं, पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल ग्लूकोज फंक्शन टेस्ट देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, ग्लाइकोसैलिसिलेट टेस्ट करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में भी, कोमा में, जिसमें क्या 3 मंथ पास्ट हिस्ट्री का अपन पता चलता है कि पेशेंट को ग्लूकोज रिलेटेड डिजीज कंडीशन थी, डायबिटीज मेलाइटिस था। यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन में पोलियूरिया देखेंगे, क्रिएटिनिन का लेवल देखेंगे, यूरिन के अंदर शुगर का लेवल देखेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सेम है डायबिटीज। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, जो डायबिटीज मेलाइट का मैनेजमेंट था, न्यूट्रिशनल डाइट है, ब्लड मॉनिटरिंग है, एक्सरसाइज है, वही डायबिटिक कोमा का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब देखो आपको मैं नॉर्मल एक बता देता हूँ कि डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो मेनली चाइल्ड मोर प्रोन होते हैं एडल्ट से, और डायबिटीज मेलाइटिस होता है उसमें एडल्ट होते हैं मेन ज़्यादा, और डायबिटीज मेलाइटिस में भी फीमेल है वो मोर रेशियो होता है मेल की बजाय शुगर का, कि इन लोगों के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है। और जैसे डायबिटीज मेलाइटिस में मेटफॉर्मिन वगैरह अपन प्रिस्क्राइब करते हैं तो मेडिकल हॉस्पिटलों में अपन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन और इंसुलिन उसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है जिनमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, जिसमें इंसुलिन रेगुलर पेशेंट को लेना ही पड़ता है। जबकि डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट, उसमें क्या करते हैं मेटफॉर्मिन मेडिकेशन वगैरह अपन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। अब डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर अपन को नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करना चाहिए, पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि आप शुगर फ्री डाइट लो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, मीठा वगैरह खाना कम करो, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, डायबिटीज मेलाइटिस से, क्योंकि ग्लूकोज अगर ज़्यादा होगा तो वही कंडीशन होती है डायबिटिक कोमा, अगर कोई कंडीशन ट्रीट नहीं की डायबिटिक कोमा, ठीक है। अपन डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करते हैं, पर डायबिटिक कोमा के अंदर जाने के बाद कंडीशन है वो टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम से अपन कवर कर पाते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटिक कोमा।